रमन जी, मैं आऊंगा। जब ये बिल की बात आ रही थी, जब जेपीसी बना था, तो श्रेय नीतीश और नायडू को दिया गया था। इन लोगों के दबाव में सरकार झुक गई है। अब क्या लगता है, इन लोगों का दबाव कहां से, कैसे देखते हैं आप इसको जी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई दबाव नहीं है इन लोगों का, ये खुद लोग दबाव में हैं। नीतीश कुमार का खेल खत्म हो चुका है अमरीश जी। वो जबरदस्ती डिबेट्स में बने हुए हैं। वो बिहार के चुनाव के बाद उनकी पूरी पारी खत्म हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि जो चर्चाएं हैं वो उनके लड़के को राजनीति में लाने की है। मतलब जब वो बूढ़े हो गए, उनको धक्के मार के निकाला जा रहा है, तब उनको ध्यान आया कि लड़का भी है कोई उनका जिसको लाना चाहिए। तो उसको आध्यात्मिक कोठरी से निकाल के वो जेडीयू में भर्ती करना चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार का कोई रोल बचा नहीं है। और जैसा बताया इन्होंने, शायद समी साहब ने बताया था कि जब ये बिल पेश हुआ था, तब लल्लन सिंह ने खुलेआम समर्थन किया था और डिफेंड किया, जबरदस्त तरीके से डिफेंड किया था। इसका अर्थ यह है कि ये अगस्त 2024 की बात है, जब ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी आई थी। आप सोचिए कि एक साल में एक साल हो जाएगा अगस्त में, या 6 महीने 7 8 महीने जो हुए हैं, उसमें क्या क्या चीजें हो गई है। जेडीयू पूरी तरह से डिवाइड हो गई है। मतलब जेडीयू में नीतीश कुमार का कोई भूमिका नहीं रही है। वहाँ अध्यक्ष हो अलग हैं अध्यक्ष, नीतीश कुमार कुछ नहीं है उसमें। वो एक खेत में बिजूका की तरह खड़े हुए हैं। मतलब वो सत्ता के खेत में उनको एक मुखोटे के तौर पर खड़ा किया हुआ है। और वो चुनाव तक करना जरूरी है, क्योंकि वो पिछड़ी जाति का जो वोट है, जिसके चलते उन्होंने जाति जनगणना का मुहावरा पेश किया था, नीतीश कुमार को खड़ा रखना जरूरी है। उसके बाद नीतीश कुमार कहीं रहेंगे नहीं। दूसरा ये कि जेडीयू भी बहुसंख्यकवाद की राजनीति कर रही है। उसमें कोई वैचारिकता बची हो किसी में भी, उसके किसी भी मेंबर में, ये दिख नहीं रहा है। नायडू साहब का जो है, जैसा कहा भी है, जो सही भी है, जो अभी विजय साई रेड्डी ने जो कहा है कि वो अब खेती करेंगे, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। वाईएसआर रेड्डी के जितने, वाईएसआर पार्टी के जितने सांसद हैं, वो खाली करेंगे जगह, और उनकी जगह नायडू के सांसद चुने जाएंगे, वो आएंगे संसद में, राज्यसभा में। तो नायडू की बार्गेनिंग पावर जो है मोदी जी के सामने बढ़ेगी, केंद्र के सामने बढ़ेगी। नायडू भी बहुसंख्यकवाद की राजनीति ही कर रहे हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो अल्पसंख्यकों के साथ। देखिए, कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि अगर एक दो पार्टियों को छोड़ दें आप, कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को या कुछ हद तक तेजस्वी की पार्टी को, तो तेजस्वी ने तो उस समय भी खुलकर विरोध किया था जब ये बिल आया था। तब उन्होंने इसको पोलराइजेशन की तरफ ले जाने वाला एक कदम बताया था। तो कोई पार्टी, आपने कभी सुना हो कि इन्होंने, केजरीवाल की पार्टी ने कोई विरोध किया हो इसका, या वो मुस्लिम संपत्ति को लेकर उनका कोई नजरिया हो? वो नहीं है। करीबन 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जो 8.7 7.8 लाख 70 हजार प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, 9,40,000 एकड़ में। और ये सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर है। हमको एक हकीकत ये भी जानना चाहिए, देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं अभी, और सबसे ज़्यादा संपत्तियां, कोई 2 लाख के करीब सुन्नी संपत्तियां यूपी में हैं, और 15,000 के करीब शिया संपत्तियां यूपी में हैं। यूपी के बाद बिहार में है।
एक चीज ये समझने की है इसमें पूरे मामले में, एक तो मैंने आपको बताया बहुसंख्यक राजनीति का एलिमेंट, मैंने बताया कि कोई भी पार्टी ये नहीं बताना चाहती है कि वो मुसलमानों के साथ है खुले तौर पर। सरकार इस चीज को जानती है और वो एक्सपोज करना चाहती है राजनीतिक दलों को कि हाँ आप खड़े होइए इनके साथ और बताइए, कोई खड़ा नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है, अधिकतर प्रॉपर्टी, उसमें दो तीन तरह की चीजें हैं। जो संपन्न मुस्लिम हैं, बड़े बड़े मुस्लिम्स जो हैं, जैसे यूपी में कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। जितने संपन्न हैं मुस्लिम, या तो उन्होंने कब्जा कर रखा है, या भाजपा शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड जो है उसकी जो मेंबर्स हैं उसमें जिस तरह का गठन हुआ है उसमें सरकार समर्थक लोग हैं, और उन संपत्तियों पर बहुत सारे सत्तारूढ़ दल के लोगों का कब्जा है। ये जो कब्जा है ये बिल के पारित होते ही ऑफिशियल हो जाएगा। जैसे कि एक जो बात चलती है कि बंबई में एक बड़े उद्योगपति का जो मकान है वो भी वक्फ की जमीन पर है। तो इस तरह की कई प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें गरीब मुस्लिम का कोई रोल ही नहीं है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस जमाने में मुसलमानों ने दान दिया जमीनों का और पैसे का, उससे वक्फ बोर्ड बने, और ये जब 1954 में बना वक्फ बोर्ड अधिनियम, और 1995 में इसके अधिकार बढ़ाए गए, और अब फिर से संशोधन की बात आई है। तो इसलिए सरकार को पता है कि जो देश का आम हिंदू है वो तो कहता अरे इतनी जमीन, 9,40,000 एकड़ जमीन, और सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लेना चाहिए वापस इनसे। तो एक जो सेंटिमेंट है, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो वैचारिक बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार लड़ेंगे कि नहीं, नायडू लड़ेंगे कि नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। ये इतनी हिम्मत के साथ इतने लोगों को सस्पेंड कर दिया इन्होंने जेपीसी में, और ये तमाम चीजें कर दी, ये आसान काम नहीं। जेपीसी में इस तरह से कर नहीं सकते। जगदम्बिका का पाल, उन्होंने तो आरोप लगाया कि एक फोन आया और इनको सस्पेंड कर दिया गया सारे लोगों को। किसका फोन आया? ये मामला जो पोलराइजेशन देश में चल रहा है पूरा का पूरा, तीन तलाक, तीन तलाक का किसने विरोध किया? अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में आ रहा है उसका कौन विरोध कर रहा है? आप बताइए। तो ये जो पॉलिटिक्स है पूरी की पूरी, ये बदल गई है। और खासकर अभी अमेरिका में जो हुआ है, आप देखिएगा कि जो आपके जो बांग्लादेशी लोग हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके खिलाफ अब किस सख्ती के साथ भारत में कार्रवाई होगी। उनको सबको डिपोर्ट करेंगे, जैसे ट्रंप कर रहे हैं वहाँ कोलंबिया के मामले में, उन्होंने ट्रंप ने जहाज भर भर के भेज दिए, वैसे ही भारत में होगा। एक हम लोग जो वक्त पर बात कर रहे हैं वो असल में जो वक्त की बात है वो इस तरह से देख सकते हैं कि मंदिरों के पास या और जो हिंदू ट्रस्टों के पास जो जमीन है उसका क्या हिसाब है? वो कोई हिसाब नहीं है, तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछना भी नहीं चाहता है। वक्फ की संपत्ति को लेकर जो इतनी बात चल रही है उसके पीछे जो एलिमेंट है वो ये है कि बीजेपी जानती है और संघ जानता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस स्थिति में नहीं है, और देश का आम मुस्लिम जो है, गरीब मुस्लिम, उसको तो पता ही नहीं है कुछ। उसको तो ये वक्त अगर बना भी रहे तो उसको कुछ मिलना जुलना नहीं है। इस पर मुस्लिम समाज के भी बहुत ही धनी लोगों का कब्जा है, और या फिर जो बीजेपी के राज्य, अगर आप वहां जाकर जमीनों का हिसाब पूछें, मुझे तो पता है, इसलिए कह रहा हूं मैं कि वक्त की बड़ी बड़ी जमीनों पर ऑलरेडी कब्जे हैं। अब उसको लीगलाइज करने का ये मेथड हो जाएगा,
और जैसे ही ये बिल पारित होगा और कानून बनेगा, संशोधन होगा, आप पाएंगे कि सारी जमीनों पर जितनी बची हैं जमीनें, उन पर धड़ल्ले से कौन कौन कब्जा करता है, कैसे कब्जे होते हैं, कैसे लीगलाइज होता है, आप महीने 2 महीने में पाएंगे कि सब कुछ खेल खत्म हो गया। क्योंकि अभी जो चल रहा है वो जमीन का ही पूरा मामला चल रहा है। जी।